पेरिस की सड़कें 14 जुलाई 1789। एक बहुत ही तनावपूर्ण दोपहर थी वो। बिल्कुल। शहर के बीचों बीच जो बेस्टील जेल है ना, वहां एक विशाल और बेतहाशा गुस्से से भरी हुई भीड़ खड़ी है। उन्हें बारूद चाहिए। हवा में एक अजीब सा जानलेवा तनाव है। और किले के अंदर का जो गवर्नर है वो हालात की गंभीरता को देखकर फाइनली आत्मसमर्पण कर देता है। राइट। लेकिन भीड़ का गुस्सा इतना उग्र हो चुका है कि वो किसी भी नियम को नहीं मानते। वो उस गवर्नर को वहीं बीच सड़क पर मार डालते हैं और फिर उसका सिर धड़ से अलग करके एक भाले पर टांगकर पूरे पेरिस शहर की सड़कों पर घुमाते हैं। बाप रे, ये मतलब कोई आम घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि पूर्ण राजशाही के शांति में जीने वाला एक पूरा का पूरा देश अचानक भालों पर सिर टांगने की इस खूनी क्रांति तक कैसे पहुंच गया, और उस पुरानी आग की लपटें आज के दौर में क्या मायने रखती हैं? इस खूनी बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1780 के दशक में। राइट। उस वक्त फ्रांस की हालत कैसी थी? बाहर से देखने पर फ्रांस यूरोप का सबसे शक्तिशाली, सबसे धनी और सुरक्षित देश लगता था। उसकी संस्कृति, वास्तुकला पूरे यूरोप के एलीट वर्ग पर हावी थी। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें तो देश भीतर से खोखला हो चुका था। मतलब खजाना खाली था। एग्जैक्टली। 7 इयर्स वॉर जैसी लंबी लड़ाइयों और फिर अमेरिका की क्रांति में बहुत ज्यादा मदद करने के कारण फ्रांस प्रैक्टिकली दिवालिया हो चुका था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंगाली सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी। सिस्टम को डिजाइन ही कुछ इस तरह किया गया था कि सारा बोझ सबसे कमजोर लोगों पर पड़े। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ बिल्कुल, बताइए। सोचिए, एक बहुत बड़ा और आलीशान डिनर चल रहा है। सबसे अमीर लोग मेज पर बैठकर पूरा खाना खा जाते हैं, सारी शराब पी जाते हैं। और ये कोई चोरी नहीं है। उस रेस्टोरेंट का नियम ही यही है कि जो सबसे अमीर है उसे बिल नहीं देना है। राइट। और जब बिल चुकाने की बारी आती है तो वो पूरा भारी बिल बाहर सड़क पर खड़े सबसे गरीब इंसान के सिर पर डाल दिया जाता है, जिसने एक निवाला भी नहीं खाया। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है, क्योंकि उस समय फ्रांस का समाज 3 अलग-अलग एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहला एस्टेट पादरियों का था और दूसरा कुलीनों या जमींदारों का, जो कुल आबादी का शायद सिर्फ 2% थे। राइट। हाँ, बस 2%। लेकिन देश की ज्यादातर जमीन और सत्ता उन्हीं के पास थी। और सबसे बड़ी खामी ये थी कि ये दोनों वर्ग लगभग कोई भी डायरेक्ट टैक्स नहीं देते थे। मतलब सारा बोझ बाकी बचे 2,70,00,000 लोगों पर था, जिन्हें थर्ड एस्टेट कहा जाता था। बिल्कुल। किसान, व्यापारी, मजदूर सब इसी में थे। उन्हें जमीन का टैक्स देना था, चर्च को उपज का 10वां हिस्सा देना था, यहाँ तक कि नमक जैसी बेसिक चीज पर भी गैबल नाम का टैक्स देना पड़ता था। और फिर 1788-89 के मौसम ने रही सही कसर पूरी कर दी। फसलें बर्बाद हो गईं और पूरे फ्रांस में रोटी का अकाल पड़ गया। और इसी भूखमरी के बीच 70 के शीर्ष पर 3 लोग थे जिन्होंने संकट को और बढ़ा दिया। पहले किंग लुई 16वें, एक बहुत ही कमजोर राजा जो जमीनी हकीकत से अनजान थे। और उनकी रानी मैरी एंटोनेट, ऑस्ट्रियाई राजकुमारी, जिन्हें डायमंड नेकलेस विवाद के बाद तो जनता ने सारी तकलीफों का जिम्मेदार मान लिया था। एग्जैक्टली। और तीसरे थे जैक्स नेकर, जो वित्त मंत्री थे। वो आम जनता की आखिरी उम्मीद बन गए थे, क्योंकि उन्होंने देश का असली आर्थिक ब्यौरा सामने रख दिया था। तो जब खजाना खाली हो तो सरकार क्या करती है? मई 1789 में राजा ने एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई, जो कि एक तरह की संसद थी। और 175 सालों में पहली बार बुलाई जा रही थी। बाप रे, लेकिन इसमें वोटिंग का तरीका बहुत अजीब था ना? हाँ, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वोटिंग प्रति व्यक्ति नहीं बल्कि प्रति एस्टेट होती थी। थर्ड एस्टेट में 98% आबादी थी, फिर भी उनके पास सिर्फ एक वोट था। तो पहला और दूसरा एस्टेट मिलकर हमेशा 2-1 से उन्हें हरा देते थे। ये तो सरासर नाइंसाफी थी। बिल्कुल। और इसी हताशा में थर्ड एस्टेट का सब्र टूट गया। उन्होंने खुद को पूरे देश की नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और जब राजा ने उनके हॉल के दरवाजे बंद करवा दिए तो वो टेनिस कोर्ट चले गए। वहीं उन्होंने ऐतिहासिक टेनिस कोर्ट ओथ ली कि वो नया संविधान बनाकर ही रहेंगे। इसी समय एबे सीएस नाम के पादरी का एक पर्चा बहुत वायरल हुआ। हाँ, उसमें लिखा था, थर्ड स्टेट क्या है? कुछ नहीं। वो क्या बनना चाहता है? सब कुछ। राइट। ये एक वैचारिक विस्फोट था। लेकिन ये लड़ाई हथियारों तक तब पहुंची जब 11 जुलाई को राजा ने जैक्स नेकर को पद से हटा दिया। जनता के चहेते मंत्री को। हाँ, पेरिस की जनता को लगा कि ये उनके खिलाफ कोई मिलिट्री साजिश है। इसी डर और गुस्से में 14 जुलाई को बैस्टिल पर हमला हुआ। लेकिन एक शक्तिशाली राजा ने पलटवार क्यों नहीं किया?
उसके पास तो सेना थी। राजा डरा हुआ था, उसे अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं था। उसने सेना वापस बुला ली और खुद पेरिस आकर जनता का ट्राई कलर्ड कॉकेड यानी लाल, सफेद और नीले रंग का रिबन पहन लिया। एक तरह से अपनी ही जनता के सामने सरेंडर कर दिया। एग्जैक्टली। बैस्टील के पतन के बाद तो जैसे एक मनोवैज्ञानिक दीवार टूट गई। फिर शुरू हुआ द ग्रेट फियर। गांव में अजीब अफवाहें फैलने लगीं कि अमीर जमींदार किसानों की फसलें जला रहे हैं। और पता है, इस ग्रेट फियर के पीछे सिर्फ अफवाहें नहीं थी। आधुनिक रिसर्च बताती है कि इसमें एर्गॉट फंगस का बहुत बड़ा हाथ था। वेट, फंगस? मतलब किसान और फंगस का यहाँ क्या कनेक्शन है? 1789 की बारिश की वजह से गेहूं और राई की फसलों पर एर्गॉट फंगस लग गया था। जब भूखे किसानों ने वो संक्रमित रोटी खाई तो उस फंगस के एलएसडी जैसे गुणों की वजह से उनमें भयंकर मतिभ्रम और घबराहट पैदा हो गई। ओ माय गॉड! तो अफवाहों और इस बायोलॉजिकल असर ने मिलकर उन्हें पागल कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने जमींदारों के महलों पर हमला कर दिया और कर्ज के कागजात जला दिए। इतिहास और बायोलॉजी का ये टकराव बहुत ही अनबिलीवेबल है। और फिर अक्टूबर 1789 में महिलाओं का वर्साई मार्च हुआ। राइट। हजारों महिलाएं बारिश में मीलों पैदल चलकर राजा रानी को पेरिस खींच लाईं। और राजा ने एक बड़ी गलती भी की। जून 1791 में वो भेष बदलकर भागने की कोशिश कर रहा था, फ्लाइट टू वॉरेन, लेकिन पकड़ा गया। क्योंकि एक पोस्टमास्टर ने सिक्के पर छपी तस्वीर से उसे पहचान लिया था। इसके बाद तो साबित हो गया कि राजा गद्दार है। यहीं से क्रांति कट्टरपंथी हो गई। सेंस क्लॉट्स का उदय हुआ, जो आम मजदूर थे। और फिर 10 अगस्त 1792 को ट्यूलरीज पैलेस पर हमला हुआ। और इसी उथल पुथल में एक पावरफुल इंसान सामने आया, जॉर्ज डेंटन, जो एक वकील था। उसने 1792 में विदेशी हमलों के खिलाफ फ्रांस को एकजुट किया और कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाई। राइट। डेंटन ने देश को तो बचा लिया, लेकिन उसने अनजाने में ऐसी संस्थानें बना दी जो बाद में बेकाबू हो गई। यहीं पर मुझे एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। मतलब अगर उनका नारा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा था, तो उन्होंने अपने ही लोगों को क्यों मारना शुरू कर दिया? इसका जवाब है लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स या संदिग्धों का कानून। राइट। 1793 में राजा को तो गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। राइट। लेकिन देश के अंदर और बाहर डर इतना था कि सत्ता रोबेस्पियरे के हाथों में आ गई। उन्होंने देशद्रोह की परिभाषा इतनी चौड़ी कर दी कि कोई भी जो क्रांति के लिए काफी उत्साहित नहीं दिखता था, उसे मार दिया जाता था। मतलब ये आतंक का राज था। मैंने पढ़ा है करीब 40,000 लोगों के सिर काट दिए गए थे। एग्जैक्टली। ये पूरा एक ब्यूरोक्रेटिक मौत का कारखाना था। और सबसे बड़ा धोखा ये था कि जिन नेताओं ने वादे किए वो खुद हत्यारे बन गए। यहाँ तक कि डेंटन को भी रोबेस्पियरे ने मरवा दिया। फांसी पर चढ़ने से पहले डेंटन ने कहा था, मेरा ठिकाना जल्द ही शून्य में होगा, पर मेरा नाम इतिहास के पन्नों में मिलेगा। और महिलाओं के साथ भी धोखा हुआ। ओलंपिक डी गोस जैसी निडर लेखिका जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की, उन्हें भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। सारी महिला संस्थाओं को भंग कर दिया गया। मतलब आजादी सिर्फ उनके लिए थी जिनके पास सत्ता थी। बिल्कुल। और अंत में क्या हुआ? सालों की अस्थिरता के बाद नवंबर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने तख्ता पलट कर दिया, जिसे कू ऑफ 18 ब्रूमेयर कहते हैं। हाँ, उसने बंदूक के जोर पर सांसदों को भगा दिया और खुद फर्स्ट कॉन्सुल बन गया। तो एक तरह से वो तानाशाह बन गया। उसने प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी और कॉलोनियों में गुलामी वापस ले आया। राइट। तो ये सोचना जरूरी है कि क्या फ्रांसीसी क्रांति सच में फेल हो गई थी या उसने सिर्फ तानाशाही का चेहरा बदल दिया था? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है। आज 2020 के दशक में भी हमें इसकी साफ समानताएं दिखती हैं। जैसे कि? पहली समानता है वायरल मिस इन्फॉर्मेशन। ग्रेट फियर के दौरान जैसे अफवाहों ने पूरे फ्रांस में दहशत फैला दी थी, बिना इंटरनेट के। हाँ, अफवाहों को फैलने के लिए तकनीक की नहीं, डरे हुए समाज की जरूरत होती है। एग्जैक्टली। आज सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर जो फेक न्यूज फैलकर दंगे करवाती है, उसका मनोविज्ञान बिल्कुल वही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी समानता है धन की असमानता। राइट। फ्रांस के पहले और दूसरे एस्टेट के लोग टैक्स नहीं देते थे। आज हम देखते हैं कि दुनिया के अरबपति और बड़ी कंपनियां ऑफशोर अकाउंट्स का इस्तेमाल करके टैक्स से बच जाती हैं, जबकि आम इंसान महंगाई और बढ़ते टैक्स से परेशान है। और तीसरी बड़ी समानता है सुरक्षा और अधिकारों के बीच का संघर्ष, जैसे रोबेस्पियरे ने लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स लागू किया था। एग्जैक्टली। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर
लेकिन क्या ये तुलना थोड़ी अजीब नहीं है? मतलब रोबेस्पियर सचमुच लोगों के सिर काट रहा था। क्या आज के डिजिटल सर्वेलेंस को सीधे गिलेटिन से जोड़ना सही है? ये बहुत लॉजिकल सवाल है। देखिए, हम खून की तुलना नहीं कर रहे हैं, हम सत्ता के तंत्र की तुलना कर रहे हैं। आज भी जब आतंकवाद का डर दिखाया जाता है, तो आधुनिक सर्विलेंस तकनीक और सख्त कानूनों से नागरिकों की प्राइवेसी और आज़ादी कम कर दी जाती है। देशद्रोह की परिभाषा इतनी बड़ी कर दी जाती है कि कोई भी आलोचक उसमें आ जाए। राइट, रोबेस्पियर ने भी वही किया था। तरीके बदल गए हैं, लेकिन डर दिखाकर कंट्रोल करने का स्वभाव आज भी वैसा ही है। तो इन सब बातों का आखिर कंक्लूजन क्या है? इतिहास से सीखना जरूरी है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब भी सुरक्षा के नाम पे आजादी की बलि मांगी जाती है, तो अंत में सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? हमेशा आम जनता। ये याद रखना जरूरी है कि अधिकार कभी पक्के नहीं होते, उन्हें हर पीढ़ी को बचाना पड़ता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ इस हफ्ते के लिए एक ठोस कदम उठाया जा सकता है। जब भी आपके पास कोई भड़काने वाली खबर या वायरल मैसेज आए, तो उसे फॉरवर्ड करने से पहले फैक्ट चेक जरूर करें। ग्रेट फियर जैसी अफवाहों को अपना दिमाग कंट्रोल ना करने दें। सोचने की आज़ादी ही असली आज़ादी है। राइट, उसे किसी भी एल्गोरिदम के हाथों बिकने ना दें।